यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नहीं पता चली एम्परर जैद के बारे में कि वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में इधर से उधर घूम रहा है। वो अलग अलग बटालियंस, अलग अलग यूनिट, एलिट यूनिट्स के पास जाकर उनको रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा है और अल-मफ़ूनी अपने फियर और कन्फ्यूजन का इस्तेमाल कर कर उनको फिर से वही पोजीशन पे डाल दे रहा है। ये 3 चैप्टर से ऐसे ही चल रहा है। वो रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा है और अल-मफ़ूनी, अखिल अल-अज़म और जुरअत अल-उताहा इनको कैसे भी कर कर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 44। हमारी जो बैटल है वो आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे हम हमारे बैटल का थर्ड फेज़ या आप थर्ड स्टेज कर लो वो देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे थर्ड स्टेज आया इस बैटलफील्ड का, ये जो बैटलफील्ड है ये बैटलफील्ड के वैसा बिहेव करना स्टॉप हो गया और ये एक सिंगल बैटलफील्ड अब नहीं रहा। जो यूनिट्स थे वो गायब हो जा रहे थे एक अदर को बिना कोई वार्निंग दिए हुए, और जो मैसेंजर्स थे जो इधर से उधर मैसेज पहुंचा रहे थे वो घंटों घंटों ट्रैवल कर रहे थे मगर वो कुछ गलत कैंप्स पे रिटर्न कर रहे थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जो हॉर्न्स है, जो बैटल हॉर्न्स या वार्निंग हॉर्न्स समझ लो, वो पोंगे होते हैं ना, वो जब एको कर रहे थे रेगिस्तान में तो उसको वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एम्परर जैद की आर्मी है वो अब एक साथ फाइट नहीं कर रही है, वो एक फ्रैगमेंट्स में पूरा फैल गए हैं। अब जो अजब अल सहर अल कबीर है वो अपना पुश बैटलफील्ड पर जारी रखे। वो बहुत आराम से और स्टडीली अपना पुश जारी रखे थे, और जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा वज़नदार हो गई है। और जो सोल्जर्स मार्च कर रहे थे बैटलफील्ड पे, उनको जो इक्विपमेंट है जो वो साथ में कैरी कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा वज़न समझ में आया, तो वो सिर्फ अपना इक्विपमेंट ड्रॉप कर कर बहुत कम इक्विपमेंट से चल रहे थे। और जो शील्ड और जो पानी के पैकेट्स थे, इनके पास पानी के हौज़ रहते हैं, एक अरब के टाइम्स, पुराने टाइम में एक चमड़े के बने हुए रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था उनको ले जाने घंटों घंटों। अब जो हमारा एम्परर जैद था वो बड़े बड़े फॉर्मेशन से चल रहा था, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसने जो अपनी जो आर्मी है उनको स्मॉल फोर्सेस में बांट दिया। फिर जो हेवी वेपन्स थे, जो बड़े बड़े वज़नदार वेपन्स थे, उनको पूरा कम्प्लीटली पीछे छोड़ दिया गया। और जो थोड़े क्रूज थे, जो थोड़े लोग थे, वो रोने पे आ गए थे, क्योंकि जो गर्मी है और जो मैकेनिक्स जो ये साथ में ले रहे थे वो उनको बहुत हार्ड हो रहा था। और ये इसलिए कर रहे थे कि रेगिस्तान इनको क्लेम नहीं करना, इसलिए जो प्रेशर जोन्स थे वो जो अलग अजब कर रहा था अब वो स्प्रेड और रैपिडली हो रहे थे। जो रास्ते थे जो सुबह तक थे वो जैसा ही रात हुई वो गायब हो गए। अब हमें यहाँ पे एक बटालियन के बारे में बताया जा रहा है कि एक बटालियन रीग्रुप होने की ट्राई करी, और वो ट्राई करने के चक्कर में वो डायरेक्ट उस प्रेशर जोन में चले गई और वो ज़मीन के नीचे धंस गई और वो एग्जिस्टेंस से ही गायब हो गई, इससे पहले कि नियर बाय जो यूनिट्स थे उनको रीच होने के उनसे मिलने से पहले। कोई एनिमी नहीं था और कोई चार्ज भी नहीं हुआ, सिर्फ एक आराम सा कोलैप्स हो रहा था, मूवमेंट ही इनका कोलैप्स कर रहा था। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन था वो भी पूरा बंद हो गया। अब एक दूसरे का किसी को कुछ नहीं पता। पहले जो सोल्जर्स थे वो रेगिस्तान के जो सैंड स्टॉर्म्स होते उनको ब्लेम करने लगे, मगर फिर एक खामोशी पूरा फैल गई। अब जो कमांड्स थे वो तो बंद हो गए, और जो हॉर्न्स थे, वार्निंग हॉर्न्स लो या कुछ इमरजेंसी हॉर्न्स, तो वो भी बहुत वीक था, सुने नहीं आ रहा था। और जो ड्रम्स थे, वार्निंग ड्रम्स या बैटल ड्रम्स, वो भी बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था उनको फॉलो करना। अब जो पूरे ग्रुप्स थे वो बहुत ज़्यादा दूर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर थे, मगर हकीकत में वो सिर्फ थोड़े मीटर दूर थे एक दूसरे से, बिना रियलाइज़ करे कि वो कितना नज़दीक है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसे ही यूनिट के बारे में बताया जा रहा है कि वो मिस्टेक कर लिए, वो फ्रेंडली फायर कर दिए, अपने ही लोगों को वो अटैक कर दिए एनिमी समझकर। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इन लोगों में फैल गया था। फिर हारितर जुराहा आता है
और अपने आप को बैटलफील्ड पे स्प्रेड करना वो स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि हमें प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था कि ये जो हारिता जुताहा है वो अपने क्या कहते हैं बॉडीज़ को लेकर टावर्स बनाता है अपने सोल्जर्स को कैसे भी कर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे और वही फ्रेज फिर से यूज़ किया गया कि जो लोग गिर गए थे, जो लोग मर गए थे बैटलफील्ड पे, उनकी बॉडीज़ को रातों रात शिफ्ट कर वो क्रॉप्सेस के टावर्स बना देता है अटैक करने के लिए। और जब रिकवरी टीम्स या रिकवरी यूनिट उनके पास उनके फॉलन सोल्जर्स की बॉडीज़ लाने के लिए भेजा जाती है तो ऑफ्टन ऐसा होता है कि वो वापस आती ही नहीं, वो गायब हो जाती है। तो इसको देखते हुए थोड़े सोल्जर्स तो जो मर गए गिर गए उनको लाना बंद कर दिए, इसलिए नहीं कि ये क्रूअल्टी है, वॉर क्राइम है या कुछ है, उनको एक डर बैठ गया था इसलिए वो लोग बंद कर दिए। इसके बाद जो अपना एम्परर है वो पर्सनली पूरे इन जो टुकड़े टुकड़े यूनिट्स है ना, इनके बीच में ट्रैवल कर इनको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जो आइसोलेटेड ग्रुप्स और जो पैनिक में थे उनको ये रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा था और उनको ऑर्डर दे दिया कि सिंगल फायर पे तुम अक्रॉस द डेजर्ट में रहो, क्योंकि जो कमांड्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे लोगों के बीच। फिर एक थोड़े से टाइम के लिए ये काम कर गया। फिर उसके बाद हमें अल-मफूनी एंटर होता है बैटलफील्ड में फुली, और जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, डर से ज़्यादा कन्फ्यूजन पूरा फैल जाता है। फिर जो स्काउट्स थे जो बैटल्स की रिपोर्ट एम्परर को दे रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, वो सेम रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, और जो ऑफिसर्स थे वो ऑर्डर्स को रिपीट करते जा रहे थे, और जो सप्लाई ग्रुप्स थे वो एक अबैंडन्ड कैंप्स की तरफ अराइव हो रहे थे। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था और जो ऑर्डर्स थे वो पूरे आउटडेटेड थे, और जो डायरेक्शंस भी बताए जा रहे थे वो भी पूरे आउटडेटेड डायरेक्शंस के साथ बताए जा रहे थे। अब जो याद भी था, अगर कुछ याद भी था तो वो भी अनरिलायबल बन गया, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पे दो कमांडर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों आर्ग्यू कर रहे एक दूसरे से कि हमें रिट्रीट करना चाहिए या हमें लड़ना चाहिए। उनको कुछ याद भी नहीं रहे, उनको याद नहीं रह रहा कि उनको क्या क्या कहते हैं ऑर्डर दिए गए थे। अभी हमें बताया जा रहा है कि मीनवाइल अखिल अल अज़म था वो अपने क्या कहते हैं क्रॉप्स फील्ड्स तो वो बनाया था, वहाँ पे वो खाना खाना स्टार्ट कर रहा है पहले से ही। फिर यहाँ पे फिर से इस थर्ड फेज में हमें बताया जा रहा है कि सोल्जर्स जो ऐसे डेड फील्ड्स के पास आते थे वो बिना किसी चोट के गायब हो जाते थे, और जो एम्परर है वो फिर से ऑर्डर देता है, क्योंकि कन्फ्यूजन से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो फिर से ऑर्डर देता है कि डेड बॉडीज़ को पूरे बर्न कर। अब हमें बताया जा रहा है कि ये जो बैटल फील्ड है वो पूरा धुएं से भर गया है, एक जीत की वजह से नहीं मगर एक डिनाइल की वजह से। और जैसे ही रात का समय आया, जो हमारी इंपीरियल आर्मी थी एम्परर जैद की, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है मगर वो एक फोर्स के वैसा अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इस अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे डेजर्ट में आइसोलेटेड बटालियंस है, इनके जितने भी बटालियंस थे वो पूरे आइसोलेटेड होकर वो अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। उनको कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो पूरे जगह से डिस्कनेक्ट थे, फियर, कंफ्यूजन और ये सब वगैरह चीज़ों की वजह से उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या फ्रंट लाइंस में अभी भी लोग लड़ रहे हैं या अभी वो जिंदा है या फिर वो मर गए। और एम्परर जैद पूरी रात वो इन बटालियंस के बीच में इधर से उधर भाग रहा था कि उसको एक चीज़ रुकानी थी, उसको इस जंग में एक चीज़ रुकानी थी कि उसको अपनी आर्मी को टुकड़े टुकड़े होने से उसको बचाना था। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 44 ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर की समरी ऐसे ले लो कि ये भी थोड़ी बहुत सेम ही है पहले के चैप्टर्स के वैसा। इसके बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देगी, मगर यहाँ पे एक चीज़ तो अलग हमें पता चली
यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नहीं पता चली एम्परर जैद के बारे में कि वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में इधर से उधर घूम रहा है। वो अलग अलग बटालियंस, अलग अलग यूनिट, एलिट यूनिट्स के पास जाकर उनको रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा है और अल-मफ़ूनी अपने फियर और कन्फ्यूजन का इस्तेमाल कर कर उनको फिर से वही पोजीशन पे डाल दे रहा है। ये 3 चैप्टर से ऐसे ही चल रहा है। वो रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा है और अल-मफ़ूनी, अखिल अल-अज़म और जुरत अल-उताहा इनको कैसे भी कर कर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में क्या मालूमात करेंगे, क्या ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या एम्परर जैद इस अल-मफ़ूनी, हारित अल-जुताहा और अखिल अल-अज़म को कुछ काउंटर करेगा कि नहीं, वो जानने में मज़ा आएगा। मैं आपसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 45 के साथ। ये हमारे बैटल की 4th स्टेज होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में। शुक्रिया, बाय बाय।